चेक करिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए। तो लिख लो कागज पे, बाद में मैं जो बनाऊंगा तो उसे चेक कर लेना। एटलीस्ट आंसर लिख लो जिससे कि याद रहे कि ये आंसर, या कॉपी पे लिख लो। और ये बेसिक आइडिया हुआ सीखने के लिए कि हम वेक्टर सम समझ गए हैं। ठीक, चलिए, थैंक्स। हो गया, बहुत बढ़िया। बाकी सबको भी बना लेने दीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग। इनमें कौन सा ऑप्शन लेंगे 1 के लिए, पहले उसे देखते हैं। बहुत बढ़िया, सही जवाब। तो 1 के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। बहुत बढ़िया आदित्य राय, यहाँ चेक करिए, पहले हमने ए को बनाया और दूसरा फिर हमने बी को ड्रॉ किया, और ए और बी जब दिखने लगा तो इनको हमने एडजेसेंट साइड मान करके एक पैरेललोग्राम बना लिया, और रिजल्टेंट वेक्टर जो आने वाला है वो यहाँ आएगा, ये आएगा ए प्लस बी। तो डायरेक्शन का जो हमें लेना है वो इस डायरेक्शन में तो एक ही वेक्टर देख रहे हैं, तो वो डायरेक्शन के हिसाब से यदि हम चुनना चाहें तो चुन सकते हैं कि ये 1 के लिए हो जाएगा बी। ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए क्या करेंगे, तो पहले आपको ए और माइनस बी दिख रहा है, तो पहले हमने ए बनाया, फिर बी वेक्टर बनाया, फिर इस तरफ आएगा तो माइनस बी वेक्टर आएगा। इनका जो रिजल्टेंट होगा, इनका रिजल्टेंट इस तरफ कहीं आ जाएगा, जिसमें ए और माइनस बी वेक्टर का सम हम कर रहे होंगे, ए और सम कर रहे हैं माइनस बी को, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। थैंक यू। तो इस तरह हमें ये नया वाला यहाँ दिखने लगा, ए माइनस बी वेक्टर। ए माइनस बी वेक्टर के लिए कौन सा आ गया है, ए माइनस बी वेक्टर के लिए आ गया है सी, यहाँ देख रहे हैं सी। अब बताइए थर्ड के लिए कौन सा, थर्ड के लिए बहुत बढ़िया, पहले हमने माइनस ए देखा और फिर माइनस बी देखा, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी बीच में आएगा, माइनस ए प्लस माइनस बी वाला, जिसे आप लिख सकते हैं, जिसे आप लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी। ये इस तरफ का कौन सा दिख रहा है, माइनस ए माइनस बी वाला ए, तो यहां से चले आए ए वाले पे, तो बचा कौन, फोर्थ वाला, डी पे डाल दिया। या यूं चेक कर लें कि माइनस ए और बी इनका इसी बीच में कहीं आएगा, माइनस ए और बी बीच में कहीं आ जाएगा, माइनस ए प्लस बी। क्या मैं इसको फिर से समझाऊं या ओके है सबके लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से आराम से। ये ए हो गया, ध्यान से देखो, ये ए हो गया और यहाँ पर है बी। आपको बताना है, डायग्राम ड्रॉ करके देखिए कि 2a माइनस 3b कैसा होगा। 2a माइनस 3b को डायग्राम बना करके चेक करिए, 2a माइनस 3b को, तो 2a कितना बड़ा होगा, a का डबल कर लो, और 3b कितना बड़ा हो जाएगा, b का 3 गुना कर दो, और फिर उसका क्या कर दो, अपोजिट, तो ये हो जाएगा माइनस 3b
और ये 2a। अब इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो इनका रिजल्टेंट चाहिए तो फिर तो इनसे पैरेललोग्राम बना लो और फिर देख लो। ये ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस 3b। डायग्राम बना के ही समझना था, उसके लेंथ वेंथ नहीं बताने, केवल ये डायग्राम दिख जाए। 2a माइनस 3b, क्या ये बनाना समझ में आ गया? पॉइंट कॉमन क्या रखेंगे? टेल। डायग्राम बना करके ड्रॉ करिएगा। पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई कर रहे हैं बार बार। सर क्या ट्रायंगल नहीं लगा सकते? हाँ, ट्रायंगल भी लगा सकते हैं, लेकिन मोस्टली पैरेललोग्राम लगा करके ये देखना आसान होता है। दो फोर्स दिख जाते हैं, बीच में रिजल्टेंट होगा कहीं। दो फोर्स दिख जाते हैं तो बीच में रिजल्टेंट होगा कहीं। ये यदि सीख गए तो पिछले टर्न पे जो देखा उनको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। जब ये कोई वेक्टर होता था जैसे 3i प्लस 4j, तो इनका यदि मुझे लेंथ चाहिए तो लेंथ कैसे मिलता था हमें? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर से। और यदि मुझे ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो वो कैसे पता करते थे? वेक्टर ए को किससे डिवाइड कर देते थे? उसके मैग्नीट्यूड से। तो ये कितना हो जाता था? 3i प्लस 4j बाई 5। सर यूनिट वेक्टर का क्या काम है? तो ध्यान से देखिए, यदि मैं आपसे कहता हूं, यदि मैं आपसे कहता हूं राइट 15 न्यूटन फोर्स पैरेलल टू द वेक्टर ए 3i प्लस 4j, ये आपको लिखने को मैंने कहा। राइट 15 न्यूटन फोर्स, और यहां चाहो तो ये भी मेंशन कर लो इन आई कैप जे कैप फॉर्मेट। इन आई कैप जे कैप फॉर्म या इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए, जब भी कोई वेक्टर होगा तो उसके दो पार्ट होंगे, एक उसका मैग्नीट्यूड होगा और एक उसका डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड यहाँ 15 न्यूटन है और डायरेक्शन है ए के पैरेलल, मतलब ए कैप। ए कैप कहाँ से आ जाएगा? 15 न्यूटन। वेक्टर ए को उसके लेंथ से डिवाइड कर देंगे। जैसे 15 न्यूटन, वेक्टर ए हो गया 3i प्लस 4j और उसका लेंथ हो गया अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 न्यूटन 3i प्लस 4j बाई 5। अब ये 5 से कैंसिल आउट हो सकता है 3। तो जो f का वैल्यू आया वो फाइनली देखिएगा कितना आ गया। f का वैल्यू आ गया 3 3 9 न्यूटन आई कैप प्लस 12 न्यूटन जे कैप। आई कैप जे कैप फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये समझ में आया? यदि हमारे पास वेक्टर दिया गया हो और उसके पैरेलल हमें लिखने को कहे तो एक कैप पहले बनाओ जो कि वेक्टर का डायरेक्शन बताने का काम करेगा। और आप फोर्स इसके पैरेलल चाहते हो तो फोर्स का अमाउंट ले लो और ये उसके साथ अटैच कर दो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ इकट्ठा करके लिख देंगे। वेक्टर को उसके लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलता है? वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। ये एग्जांपल यदि आप सीख गए हो तो कोई मुश्किल इसमें काम तो है नहीं, आपको ऐसे ही लिखना है। ध्यान दीजिएगा। राइट 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अपोजिट टू 3i माइनस 4j। 3i माइनस 4j कोई वेक्टर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आपको आई कैप जे कैप वाले फॉर्म में लिखना है। वेलोसिटी को, वेलोसिटी को किस फॉर्म में लिखना है? आई कैप जे कैप वाले फॉर्म में लिखना है आपको वेलोसिटी को। राइट 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अपोजिट टू 3i माइनस 4j इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। यूनिट वेक्टर फॉर्म
यूनिट वेक्टर फॉर्म में, तो क्या ये पुराना वाला आंसर कह दूं? बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताइए पैरेलल का मतलब क्या होता है? ए कैप, यदि ये कोई वेक्टर है तो ए कैप उसका डायरेक्शन बताएगा, और माइनस ए कैप कौन सा डायरेक्शन बताएगा? उसका अपोजिट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर दिया गया है, मैं पेज चेंज करता हूँ, आपको लेट ए इक्वल्स टू 3i माइनस 4j, देन ए कैप इक्वल्स टू a by mod a, 3i minus 4j अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सर माइनस 4 स्क्वायर क्यों नहीं? अरे स्क्वायर कर रहे हो तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर एक जैसा, ये हो जाएगा 3i माइनस 4j बाई 5। अब बताइए यदि आपको लिखना पड़ रहा है कि पैरेलल टू 15 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, और आप यदि वेक्टर लिखना चाहते हैं तो साथ में डायरेक्शन होगा। तो यदि डायरेक्शन कहते हैं अपोजिट टू ए, अपोजिट टू वेक्टर ए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 मीटर पर सेकेंड अपोजिट टू ए कैप हो गया, अपोजिट टू ए कैप या माइनस ए कैप। माइनस ए कैप कैसे लिख लोगे? 15 मीटर पर सेकेंड माइनस 3i माइनस 4j बाई 5। ये माइनस ध्यान देना, ये ब्रैकेट के बाहर, और अब यहाँ पर ये 5 से यहाँ कैंसिल आउट कर दो, अब हो जाएगा माइनस 9i कैप प्लस 12j कैप। मीटर पर सेकेंड लिखना चाहो तो दोनों के साथ लिखो। ये छोटी छोटी बातें हैं छोटी बातें, लेकिन आपको इस पे कॉन्फिडेंट होना कि अपोजिट टू ए का मतलब माइनस ए कैप, पैरेलल टू ए का मतलब डायरेक्शन ए कैप, अपोजिट टू ए का मतलब डायरेक्शन माइनस ए कैप। रिप्रेजेंट करके मतलब तुम अगले वाला इस ऐसे ही लिख के देखो, तब भी देखोगे कि इतना ही टाइम लगने वाला है। ठीक है, वो टाइम का कोई वहां फायदा नहीं मिलेगा, वो आंखों से दिखने लगेगा यही, लेकिन फिर तो एंगल तो तुम निकालोगे, तभी तो फिर तुम कंपोनेंट बनाओगे, तो लफड़ा तो तुम्हारा बढ़ेगा ही ना, उससे उससे परेशानी थोड़ी बढ़ेगी। क्या यही मैं फिर से समझाऊं? एक बार और समझाऊं तुम्हें? हाँ, ओके, पक्का। देखो यहाँ यदि आपसे कहा जाता है, यहाँ पर कहा जाता है राइट वेलोसिटी v of a bird moving with 26 meter per second from along the line from AB, where A 3.5 and B 15, 10। आपको वेलोसिटी लिखना है, जबकि स्पीड दिया गया है 26 मीटर पर सेकंड, और किस लाइन पे मूव कर रही है? ए बी। और कैसे मूव कर रही है यदि कंफ्यूजन हो तो ए टू बी। तो सोचने का रास्ता क्या होगा? पहले चित्र बना लें, ए बी, इस ए बी लाइन पे एक चिड़िया को उड़ता देखें जिसका स्पीड है 26 मीटर पर सेकेंड,
ये है 3 5, ये है 15 10। अब यहाँ पर ए बी वेक्टर लिखो। ए बी वेक्टर जो होगा ये हो जाएगा 15 माइनस 3 आई कैप प्लस 10 माइनस, क्या बात है, शानदार जवाब। ये 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप। ए बी जब आ गया अपने पास तो ए बी का जो मॉड होगा, ए बी का मॉड होगा वो कितना हो गया, ये हो जाएगा अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज 13। अब बताइए वेलोसिटी लिखेंगे कैसे। तो वेलोसिटी के दो पार्ट होंगे, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसका डायरेक्शन। वेलोसिटी के पहले पार्ट का मैग्नीट्यूड है 26 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन वाला जो होगा वो ए बी कैप हो जाएगा। ए बी कैप कैसे पता करेंगे, तो ए बी कैप लिखेंगे आप 26, ए बी वेक्टर होगा उसको ए बी के मॉड से डिवाइड कर देंगे, उससे आएगा। तो ये कितना हो गया 26, ए बी कितना हो गया है 12i प्लस 5j, 12i प्लस 5j और अपॉन कितना आ गया ये 13। तो कितना हो जाएगा 24i कैप, 24i कैप प्लस 10j कैप, 24i कैप। ये रास्ता समझ में आ गया। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट लिखना जो सिखाया उसका यूज हो रहा है। एक लाइन बता दिया तो उस लाइन का डायरेक्शन कैसे, यदि बी से ए आ रहा होगा तो बी से ए आ रहा होगा तो या तो बी ए लिखेंगे या ए बी लिखकर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, या ए बी कैप लेकर के उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी ए कैप चला है। तो यहाँ वेक्टर को हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा उससे कंफर्ट अपना बढ़ा। मैंने आप लोगों से कहा था कि एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा, जाते जाते कहा था, तो सुनने में आया होगा या नहीं आया होगा, तो एक बार देख लीजिए, उनमें यदि कोई डाउट वाउट आ रहा हो तो वो पूछ लीजिएगा। आसान आसान क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे शेयर करता हूँ, देखना इसे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में चेक करिए, which of the following is not a vector quantity। करंट के डायरेक्शन तो है लेकिन उनको वेक्टर के लॉ फॉलो वो नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम लोग वेक्टर के कैटेगरी से अलग मानते हैं। टॉर्क है रोटेशन से रिलेटेड एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स का भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बताइए एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना कहलाएगा। एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो दोनों के क्या है 70 डिग्री, बहुत बढ़िया। बी और सी के बीच का एंगल कितना कहलाएगा, क्या ये 70 कहलाएगा या 110? 110। ए और डी के बीच का एंगल कितना कहलाएगा, ए और डी 60। सी और डी के बीच का एंगल कितना कहलाएगा 120। क्या ये ओके हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following force cannot be a resultant of 5 न्यूटन फोर्स एंड 7 न्यूटन फोर्स। 7 और 5 का मैक्सिमम कितना हो सकता है 7 + 5 और मिनिमम कितना हो सकता है, तो ये जो होगा 2 और 12 के बीच में 14 नहीं हो सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये वेक्टर है जो 20 डिग्री बना रहा है और बी 110 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इनका डायग्राम ले लीजिए। डायग्राम देखिएगा, ए एंगल बना रहा है 20 डिग्री, बी 110 डिग्री।
ए और बी, ध्यान से देखिएगा, ये जो है एक्स एक्सिस से 20 डिग्री ये ए, और 110 डिग्री 110 डिग्री ये बना रहा है बी। अब देखिए तो इनके बीच में एंगल कितना हुआ, इनके बीच में एंगल कितना हुआ, 120 में से 110 में से 20 हटा लेंगे तो ये हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे रिजल्टेंट कैसे देखते थे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो रिजल्टेंट जो हो जाता था वो रिजल्टेंट क्या हो जाता, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से यदि आपको अल्फा देखना होता तो टेन अल्फा हो जाता बी बाई ए, तो एंगल भी दिख जाता एक्स एक्सिस से कितना, तो ये जो टेन इनवर्स बी बाई ए आता प्लस 20 और रिजल्टेंट भी दिख जाता। कोई कंफ्यूजन तो बताएं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने देखा 4, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना हो गया 5 राइट एंगल ट्रायंगल के कारण। अरे क्वेश्चन नंबर 4 मैं फिर से बताऊं क्या, एंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 5 चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको शुरू में ही समझाया था कि फोर्स के नजरों से देख लो कि ए और बी है, और वो क्या है, ए से बना रहा है रिजल्टेंट अल्फा और बी से बना रहा है बीटा। चेक करिए, ये ए और ये ए और ये बी, दो वेक्टर देखिए, और इनका रिजल्टेंट जो है वो रिजल्टेंट आ गया आर। एक तरफ ये बना रहा है अल्फा और दूसरे तरफ बना रहा है बीटा। अब मुझे बताइए अल्फा कब छोटा होगा, अल्फा लेस देन बीटा होगा जब ए बड़ा हो, ए का जो मैग्नीट्यूड हो वो बड़ा हो, किससे, बी के मैग्नीट्यूड से। तो रिजल्टेंट ए के पास आ जाएगा, रिजल्टेंट ए के पास आ जाएगा तो अल्फा छोटा हो जाएगा। आइडिया का यूज कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी जो है ये 10 मीटर चलता है और 10 मीटर चल के 60 डिग्री का लेफ्ट साइड टर्न लेता है। नेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 7 सच टर्न्स। ध्यान से देखिएगा, 7 बार टच ले मूव करने के बाद क्या होगा ये हम चल बताना चाहते हैं। यहां से देखिए, पहला टर्न यहाँ लेता है, दूसरा टर्न यहाँ लेता है, तीसरा टर्न यहाँ लेता है। हाँ बोलो, पिछला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी जो हैं ये बना रहे हैं अल्फा ए के साथ और बीटा बी के साथ। तो रिजल्टेंट ऑफ ए बी जो है अल्फा बनाता है ए के साथ और बीटा बनाता है बी के साथ। तो आप यहाँ चेक करना है, आपको यहाँ चेक करना है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, रिजल्टेंट है आर, ये है अल्फा ये है बीटा। अब खुद ही बोलना शुरू करो, अल्फा बीटा कब बराबर होंगे, जब ए और बी बराबर हो। अल्फा कब छोटा होगा बी से, जब ए बड़ा हो बी से, ए बड़ा हो बी से। अल्फा कब बड़ा होगा बीटा से, जब अल्फा बड़ा होगा, मतलब रिजल्टेंट बीटा के नजदीक है, तो ये छोटा हो बी से। यही तो है, 4 ऑप्शन देखिए। अब आंसर क्या दिया हुआ है, वेट कर लो। अब ये आंसर क्या है ये मैंने थोड़ी ना कहा था, मैंने केवल ये कहा देख लो इससे। और ठीक है देख लो, अब आंसर नहीं, आंसर तो नीचे दिया हुआ है, क्वेश्चन पे टिक किया था ये। अब ठीक है, अभी आइडिया समझ में आ गया, आइडिया में कोई कंफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, 6 बार टर्न लेने का मतलब 7 बार टर्न लेने का। देखिए ये पहला जो आपने ड्रॉ किया, फिर 10 मीटर चले 60 डिग्री मुड़ करके, फिर इससे जो जा रहे थे उससे 60 डिग्री मुड़ करके देखिए, फिर इससे देखिए, फिर इसे देखिए और फिर इसे देखिए, और फिर ये टर्न लेता है, यहाँ मुड़ता है, चला नहीं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ओहो, और यहाँ पर ये 7वां टर्न लेता है। अब चला नहीं है, 7वां टर्न ले रहा है यहाँ। तो टोटल कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो 6 का तो 0 हो जाएगा, बचेगा कौन, 1। तो ये रिजल्टेंट आ गया 10 मीटर। तो 7 बार टर्न लेंगे तो 7वें टर्न के बाद चलना नहीं है, बस टर्न लिया। तो पहला टर्न जो लिया, पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न लेते चले, और ये 6 टर्न के बाद जब 7वां टर्न लेते हैं तो एक ही लेंथ तो बचा,
जो 2 बार आया है, बाकी तो 6 चक्कर लगाएंगे, राइट क्लिक होने के कारण 0 हो जाएगा 6 का, एक वेक्टर बचा रह गया, 10 मीटर हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 चेक करिए। 7th वाले में, इफ द एंगल अल्फा बिटवीन टू फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज रिड्यूस्ड टू अल्फा माइनस π/3, then the magnitude of the resultant becomes √3 times of the earlier one। ध्यान से देखिए, √3 times resultant becomes √3 times earlier one। ध्यान से देखिए, दो वेक्टर के बीच में 7th देख रहे हैं, दो वेक्टर है एक जैसे, उनके बीच में जो पहले था वो रिजल्टेंट ये r कितना आ रहा था, √a², यहाँ अल्फा है, प्लस a² ट्वाइस a इंटू कॉस अल्फा। बाद में क्या करते हैं कि इनका जो एंगल है वो कम कर देते हैं, और ये कितना कम कर देते हैं, अल्फा माइनस π/2 कर देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, चेक करके देख लीजिए कितना कर दिया, अल्फा माइनस π/3, अल्फा माइनस कितना कर दिया है, π/3। और अब जो रिजल्टेंट होगा उसके बारे में आपको बताया गया, ये a, और अब जो रिजल्टेंट है r डैश, ये लिखेंगे कैसे, √a² प्लस a² प्लस ट्वाइस a cos अल्फा माइनस π/3। अब आपको बताना है कि r डैश हो जाएगा r का √3 टाइम्स, r डैश हो गया r का √3 टाइम्स। तो अल्फा का वैल्यू बताओ, तो पुटअप कर दो डाटा, पुटअप करो डाटा, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो r डैश स्क्वायर हो जाएगा 3r²। r डैश स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या लिखने वाले हैं, a² प्लस ट्वाइस a² cos अल्फा माइनस π/3, और उधर देखिए 3a² प्लस 3a² प्लस 6a² cos अल्फा। इनको हमें सॉल्व करना है, इनको हमें सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करना सिखाया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नाम के चैप्टर में, मैथ्स में। फिलहाल यहाँ हम अब कर क्या सकते हैं, तो 2a² तो पहले कम कर दो, उधर है 6a², और ये है 2a², पहले तो a² ही भगा दो हर एक जगह से, काम खत्म करो इसे, यहाँ 0 मत कर देना, 1 1 बचा रहा। तो इधर हो गया 2 प्लस 2 cos अल्फा माइनस π/3, और राइट साइड में हो गया 3 प्लस 3 6 प्लस 6 cos अल्फा। और एक काम करो, ये जो इधर है cos अल्फा को लेफ्ट साइड से राइट साइड, अब इसको सॉल्व करना हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसके बाद लिख देना, अरे बालक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ लिए हो तुम लोग या नहीं, अभी चल रहा है, हो गया, तो घर पे बैठ के सॉल्व कर लेना, आ जाए मुझे बता देना। अच्छा सा नहीं आ रहा, गंदा सा आ रहा, ठीक है, तो हाँ जो भी आ जाए आंसर वही हो सकता है, गंदा सा आ जाए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ लिया है ना, सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर, ये चेक करिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, और जिनको स्पेशल केस याद है, जिनको स्पेशल केस याद है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं पढ़ पाए, जिनको स्पेशल केस याद है, याद करो तो 120 डिग्री पे रिजल्टेंट कितना होता था, ए, और यदि ये 60 डिग्री पे देखते थे तब रिजल्टेंट कितना होता था, अरे तब रिजल्टेंट कितना होता था, a√2, a√3, 60 डिग्री पे a√3, याद आया, तो इससे खुद ही देखो ना, 120 से कितना कम कर दिया है, 60 डिग्री, 120 से 60 डिग्री कम कर दिया, तो अल्फा कितना होगा, अल्फा हो गया 120 डिग्री। ये है आंसर, जिनको स्पेशल केस याद है उनके लिए ये, और उधर से भी सॉल्व करेंगे तो यही पहुंचना चाहिए, यदि नहीं पहुंच रहे हैं मतलब सॉल्व करने में कुछ मिस कर रहा है। ये 120 डिग्री क्यों, मैं फिर से बताऊं, 120 डिग्री पे ए और ए का रिजल्टेंट होता है ए, और 120 डिग्री के बदले उसमें से 60 डिग्री हटा दिया तो अब 60 डिग्री पे आ गए, 60 डिग्री पे रिजल्टेंट होता है a√3। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले r है और 60 डिग्री कम कर देने पे अब जो एंगल आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है वो r√3 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पहले 120 रहा होगा और अब 60 हो गया है, 60 घटाने पर।
तो वो अल्फा हो गया। 120 आपका आंसर। 4 ऑप्शन देख के भी और स्पेशल केस सोच के ये याद आ जाएगा आपको। 4 ऑप्शन देखेंगे, स्पेशल केस सोचेंगे, ए और बी जब बराबर होता है तो ये 120 तो याद आता ही है, 120 पे रिजल्टेंट वही होता है। उससे आपका कहानी थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या आदित्य राय ये पॉइंट क्लियर है? आदित्य राय ये समझ में आया थोड़ा सा? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए तरीका, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, कौन सा इक्विलिब्रियम में होगा? तो ध्यान दीजिएगा, 3 वेक्टर, ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। यदि 3 वेक्टर ट्रायंगल बना ले तो नेट क्या हो जाएगा? 0। यदि 3 फोर्स का जो वेक्टर हो और वेक्टर सम करके देखे तीनों का पॉलीगन लॉ से, और वो ऐसा ट्रायंगल बना ले, तो ट्रायंगल बनाते वक्त हम लोगों को एक आइडिया पता है कि किसी भी 2 साइड का जो सम होता है, किसी भी 2 साइड का जो सम होता है वो तीसरे से क्या होता है? ए बी सी। ए प्लस बी बड़ा होगा सी से, बी प्लस सी बड़ा होगा ए से, और सी प्लस ए बड़ा होगा बी से। तो ऐसा होना जरूरी है, और जिनके वैल्यूज इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उनका हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, और ट्रायंगल नहीं बना सकते तो वेक्टर सम उनका कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि लेंथ दिया है ना वेक्टर का, डायरेक्शन तो नहीं पता, तो डायरेक्शन हम बदल बदल के देखें। मुझसे ट्रायंगल यदि बन गया तो नेट 0 हो जाएगा, और ट्रायंगल बनेगा कब? जब ये रूल फॉलो होगा। अच्छा यहाँ ये ध्यान देना, यदि बराबर हो जाता है, कभी बराबर हो जाता है तो वैसे ही वेक्टर सम 0 हो जाएगा। दो एक तरफ कर देना, एक तरफ, या वहां हम कहते हैं 0 एरिया का एक ट्रायंगल बनता है। 0 एरिया का ट्रायंगल देखो, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो ए और बी प्लस सी दोनों बराबर हैं, बी प्लस सी और ए बराबर हैं लेंथ वाइज, लेकिन यहाँ एरिया नहीं मिलेगा, एरिया ट्रायंगल का 0, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन पे हैं, और लेकिन ये भी इक्विलिब्रियम में है। तो किसी भी 2 का सम तीसरे से बड़ा हो, ऐसा यदि सेट है 3, तो उनसे जो वेक्टर बनेगा उनका नेट वैल्यू 0 हो सकता है, होगा ही नहीं, हो सकता है यदि एक खास डायरेक्शन में हो जिससे कि वो ट्रायंगल बन जाए। यदि और किसी डायरेक्शन में, तीनों एक डायरेक्शन में हो, तो थोड़ी ना सम 0 होगा, नहीं होगा। तो आप चेक करिए तो कौन सा सेट दिख रहा है 8 का जो 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 ट्रायंगल बना सकता है और जो ये हो सकता है 0 हो सकता है, इक्विलिब्रियम में रख सकता है सिस्टम को। चेक करिए कौन सा। अच्छा यही ढूंढ लो कौन सा नहीं हो सकता। सी वाला नहीं हो सकता, 3 और 3 6 हो गया, 7 से कम है, 2 और 1 3 कम हो गया। ये ए हो सकता है और बी भी हो सकता है। बी पर फिर मैंने क्या कहा? 0 एरिया का। ध्यान से देखो, इधर 3 हो, इधर 2 और 1 हो, तो 0 हो जाएगा फोर्स। यहाँ 2 प्लस 1 3 हो रहा है ना, ये 0 तो कर देगा, लेकिन यहाँ ट्रायंगल नहीं बनता है, यहाँ 0 एरिया का ट्रायंगल बनता है। हाँ बोलो। कैन बी द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ठीक ना? तो किसी भी डायरेक्शन में उनको आप अरेंज कर सकते हो इन फोर्सेस को। डायरेक्शन के बारे में हमें नहीं पता। मुझे ये बताओ 5 1 और 2 से क्या ट्रायंगल बन सकता है? नहीं सर, नहीं बन सकता। 5 1 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 6। मिनिमम कितना होगा? 4। 2 नहीं आएगा किसी भी एंगल, ठीक है ना? तो हम क्या कहेंगे कि 5 1 और 2 जो है ट्रायंगल ही नहीं बना सकता। ट्रायंगल नहीं बना सकता तो वो 0 नहीं देगा। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 क्या एक बार और समझाऊं? 8 ओके। क्वेश्चन नंबर नहीं, ए के साथ बी भी लेना है। क्यों? क्योंकि वहां पर 0 एरिया बनेगा ट्रायंगल है। 3 एक तरफ लगा दो और 2 और 1 अपोजिट लगा दो तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ना, ऐसे सोच लें। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर अब 9 देखिए। एक पार्टिकल का वेलोसिटी दिया गया है वेस्टवर्ड और ये हो जा रहा है नॉर्थवर्ड। चेंज इन वेलोसिटी बताना है। पहले वेस्ट की तरफ है और फिर नॉर्थ की तरफ है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक वेक्टर है वेस्ट की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड वी इनिशियल, और नॉर्थ की तरफ है वी फाइनल, और हम चाहते हैं डेल्टा वी देखना।
V2 माइनस V1 देखना, और हम जानते हैं माइनस का कोई रूल नहीं है अपने पास, माइनस V1 ऐसे चेक कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए कि यदि आप डेल्टा V के बारे में सोचें तो डेल्टा V कितना चला आया अपने पास, फाइनल वाला बनाया 5 V फाइनल, और माइनस V इनिशियल वाला बनाया, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ये भी 5। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आने वाला है ये इसके बीच में, ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगा, और वैल्यू हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड। यही हो जाएगा डेल्टा V। चेक कर लीजिए, यही हो जाएगा डेल्टा V। आपने किसको किसको ज्वाइन किया, एक ही पूंछ पे एक ही जगह पॉइंट मान करके किनको किनको ड्रॉ कर लिया है, ध्यान दीजिएगा, किनको किनको ड्रॉ किया है। पहले ड्रॉ किया है V फाइनल, फिर उसी पॉइंट से ड्रॉ किया माइनस V इनिशियल वेक्टर, और फिर उनका रिजल्टेंट देखा। तो रिजल्टेंट जो हमने देखा वो रिजल्टेंट कितना आ गया है, वो हो गया है 5√2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। वेक्टर है 3 और 4 यूनिट का, 3 और 4 का जो सम है, 3 और 4 का सम, ये जो है 1 कब होगा, जब अपोजिट हो, और ये 5 कब होगा, जब 90 डिग्री पे हो, और जब ये 7 कब होगा, जब एक ही डायरेक्शन में हो। 4 और 3 7, 4 माइनस 3 1, अपोजिट हुआ तो, और 90 डिग्री हो गया तो 180 90, और ये 0 डिग्री। ये समझ में आया? नहीं सर, मैं तो रिजल्ट का फॉर्मूला कोई बताओ जिससे मैं इसको डिराइव करके देखूं। ध्यान से देखो, पहला वाला ऑप्शन 1 कैसे आएगा तो आप क्या कहते हो, रिजल्टेंट है 1, और फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, ये स्क्वायर रूट में। तो ध्यान से देखिएगा, A कितना है 3, B कितना है 4, तो यहाँ देखिएगा R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। यहाँ चेक करिएगा, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस थीटा। 1 इक्वल्स टू 9 4 13 13 24 कॉस थीटा। अरे चेक करना यार, कुछ गड़बड़ ना हो। R 3 और 4 का 1 लाना है हमें। ये हो जाएगा -12 इक्वल्स टू कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। तो ये कैलकुलेशन में कुछ मिस कर रहा है क्या? 16 और 25, ये 25 हो जाएगा, इधर 24 हो गया, ठीक ना। और ये इधर cos थीटा हो गया -1, और थीटा हो जाएगा पाई। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप, ऐसे सॉल्व कर सकते हो आप, यदि थीटा वीटा निकालना हो तो। यहाँ चेक करिए क्वेश्चन नंबर 11 वाले में आपसे क्या कहा गया है, 11 में कह रहा है ए ऑप्शन देखना, 2 यूनिट वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा। पहले मुझे ये बताओ, दोनों के लेंथ यूनिट वेक्टर हैं तो एक जैसे होंगे या नहीं। अब इसमें इनका यदि मैं रिजल्टेंट की बात करूंगा तो रिजल्टेंट कितने डिग्री पे आएगा, ए से 60 डिग्री पे, बी से 60 डिग्री पे, और ये भी कितना आएगा 1, ये भी कितना आएगा 1, 120 वाला स्पेशल केस। ये है 1 और ये है 1, इसका रिजल्टेंट भी क्या आ जाने वाला है 1√2 √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये 180 डिग्री पे है, ये 1 है और ये 2 है, तो इसका रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1। ये समझ में आ रहा है? अगला वाला देखो, इधर कौन आएगा, ये आ जाएगा 1√2, 90 डिग्री होने के कारण। अब एक बार ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, सम ऑफ 2 वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। पी के लिए कौन कौन हो सकता है, ए, और कौन हो सकता है बी, और कौन हो सकता है, कोई नहीं। तो ये ए और बी हो सकता है, ये ए और बी हो सकता है, या पी ए में भी जाएगा और बी में भी जाएगा, ऐसे सोच सकते हो। ए में आप पी को ले सकते हो और बी में भी पी को ले सकते हो। अब बताओ कि किसमें होगा 2 वेक्टर इज √2, √2 किसमें दिख रहा है,
तो ये जो Q है वो इसमें भी दिखेगा, Q यहाँ भी दिख रहा होगा और यहाँ भी दिख रहा होगा। The resultant has a positive rectangular component in the direction of A. रिजल्टेंट का A के डायरेक्शन में कंपोनेंट पहले वाले में तो मिलेगा, पहले वाले में 1 का कंपोनेंट आएगा ना A के डायरेक्शन में, रिजल्टेंट का A के डायरेक्शन में कंपोनेंट, और B वाले में भी आ जाएगा, और C वाले में भी रिजल्टेंट का X कंपोनेंट तो दिख ही रहा है, पॉजिटिव A वाला, C वाला R है ना बीच में, और D वाले में नहीं आएगा। D वाले में किधर चला जाएगा, -A की तरफ, +A की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे आप सोच लोगे, उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर, यहां हम लोगों ने देखे क्वेश्चन नंबर 12 के बाद कौन सा था, 13। अरे कहां तक जाना था, 10 तक कि 12 तक, आगे निकल गए। हो गया। थ्योरी वाले पार्ट में वापस आ जाओ।